नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग साइंस बाय आशीष सर। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप forwarding it to maximum people so that I can complete my mission to ignite the young minds as much as I can. Okay, so let us start atoms and molecule. So this is the second chapter of class 9. Sorry, this is the third chapter of class 9, atoms and molecules. This is the third chapter of class 9, CBSE बोर्ड। तो एटम क्या होता है? व्हाट इज एटम? सो एटम क्या होता है, कोई बताएगा? आपको आता होगा और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट्स फ्रीली इन एनी केमिकल रिएक्शन। एटम एक मैटर की वह सूक्ष्मतम या छोटी से छोटी इकाई है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेती है। ठीक है ना? अब आप पूछेंगे सर मैटर क्या है? तो मैटर क्या है चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, स्किप कर दिया गया है इस बार सिलेबस में, तो हो सकता है बहुत जगहों पे नहीं पढ़ाया गया हो, तो मैं बता देता हूं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास। इफ आई कैन शो यू दैट हाउ कम an object occupy space and have some mass, so you all know that everything is having mass, right? This marker I am holding, it is also having some mass. Okay, इसमें भी कुछ वजन है, इसका कुछ वजन है। और अगर हम बात करें कि ये क्या जगह घेरता है, तो ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल्स हैं, याद रखिएगा, each and every particle of the universe occupies space, right? अपनी जगह वो लेता है, घेरता है। तो ये ढक्कन है मार्कर का, और इसके चारों तरफ मैं आउटलाइन बनाने का प्रयास करता हूं तो कुछ इस प्रकार का आउटलाइन आता है। ये देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार का कुछ आउटलाइन आता है। तो मतलब मार्कर के इस ढक्कन ने इतनी स्पेस ब्लैक बोर्ड पे ली है, तो ये हवा में है, तो ब्रह्मांड में इतने, यूनिवर्स में भी इसने इतनी ही जगह घेरी है। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास, राइट? ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड to this chapter, atoms and molecules. So here we are going to learn what is atom, what are the characteristics of atom, and what are molecules, how does the formation of molecule takes place, right? Okay, so first let me explain you about law of conservation of mass and law of constant proportion, right? So what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in any chemical reaction. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। द्रव्यमान का क्या कहते हैं उसको, कंजर्वेशन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही नष्ट होता है। मैं हिंदी में ज्यादा अच्छा नहीं हूं, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट मच इन हिंदी, but what I was saying, that mass can neither be created nor destroyed in any chemical reaction. Means that anything which is there in the universe, it's there, it's not created, right? It's already there. Its development takes place. Are you getting it? Its development takes place generation after generation, right? And ऐसे ही आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऊर्जा का संरक्षण का नियम, right? ऊर्जा ना तो बनती है ना ही नष्ट होती है, केवल वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one form to another form. This is the law of conservation of energy. तो एटम का आपको समझ में आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। दिस फॉर्म्स द बेसिक, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस, ओके। यही आपका बेसिक बनाएगा क्लास 10th में जब आप जाएंगे और केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग सीखेंगे, तो मैं यही चीजें आपको बताऊंगा वापस से, ओके। और एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? मींस जो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसमें जो एटॉमिक रेशियो है वो एटॉमिक रेशियो हमेशा फिक्स होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं कि एक हमारा उदाहरण है, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम लेंगे तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, राइट। H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। अब अगर बेटा देखो इसका, तो एटॉमिक रेशियो क्या आता है और मास रेशियो क्या आता है। एटॉमिक रेशियो और मास रेशियो दोनों बातों को समझिएगा ध्यान से। एटॉमिक रेशियो का मतलब कितने एटम हाइड्रोजन के और कितने एटम ऑक्सीजन के। अगर उस लिहाज से हम देखते हैं तो यहां पे 2:1 का रेशियो आता है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का आता है। हमें क्लियर, समझ में आ रही है बातें आपको? ओके। मास रेशियो की अगर बात करें तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है क्या, 16, है ना। तो 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2:16 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो मतलब इसका रेशियो जो है वो 1:8 है। इसका मतलब आप समझिए और इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये कांस्टेंट जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो नियम है, ये नियम स्टेट करता है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप पानी ले लीजिए, है ना। अभी पता चला है विराट कोहली 600 रुपया लीटर का पानी पीते हैं। नीता अंबानी जी हैं, वो शायद 1 लाख रुपए बॉटल का पानी पीती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इतना जो भी पानी जहां से भी आ रहा है उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स की कीमत होती है। और अगर हम पानी की स्वयं बात करें, केवल पानी की बात करेंगे, H2O की बात करेंगे, तो इट कंटेन्स ओनली 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। चाहे आप अमेजॉन फॉरेस्ट का पानी ले आइए, चाहे अमेरिका के ले आइए, चाहे हमारे इंडिया का पानी ले आइए, चाहे कहीं से भी आप पानी लाइए, उसको आप चेक करेंगे तो 1:8 का रेशियो आएगा, 2:1 का रेशियो आएगा। ये बात एकदम क्लियर हो गई आप लोगों को? इज देयर एनी डाउट इन बिटवीन? मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ थ्योरी बताई अपनी। वो क्या क्या थ्योरीज थी, मोटा मोटा हम जानते हैं। डाल्टन्स की थ्योरी ये कहती है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट। नेक्स्ट इज ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम, राइट। 2 पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, सेम एलिमेंट हैव सेम टाइप ऑफ एटम। सेम एलिमेंट अगर जो भी है, मान लो आयरन है, तो उसमें ऐसा नहीं होगा एक एटम दूसरा है, एक एटम दूसरा, ऐसा नहीं होगा। मींस कि एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। वेयर एज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। हम अगर गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो इन सब का एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा भाई। गोल्ड का अलग होगा, इसका अलग होगा। अब यार देखो, कार्बन का एटम ले लो और सल्फर का एटम ले लो। कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो कार्बन का स्ट्रक्चर अलग होगा, सल्फर का स्ट्रक्चर अलग होगा ना। कार्बन ब्लैकिश कलर लिए रहता है, येलोइश कलर लिए रहता है, ठीक है। और सॉरी, कार्बन ब्लैकिश कलर लिए रहता है और सल्फर येलोइश कलर लिए रहता है, ठीक है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और सल्फर का कितना है, 16 है। मास कितना है कार्बन का, 12 है और सल्फर का कितना है, 32 है। वेरी गुड। ये सब चीजें याद रखिएगा। और फिर तो तीसरा चौथा जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हो ही गया। पांचवा ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी पार्ट है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो आप उसमें बता दीजिएगा भाई 5वां पोस्टुलेट है। ओके, तो ये डाल्टन की थ्योरी है। डाल्टन कहते हैं कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिविजिबल। इज इट क्लियर? ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एटम इंडिविजिबल है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कैसे। अभी हम आगे क्या समझेंगे। सबसे पहले चीज, आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एटम्स के सिंबल्स क्या होते हैं और कैसे उनको डिपिक्ट किया जाता है, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। ओके, तो प्रिंसिपल की अगर हम बेटा बात करें तो आपने देखा होगा कि कई सारे एलिमेंट्स, करीब 118 एलिमेंट के आसपास में अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, राइट। तो अब तक 118 एलिमेंट करीब डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो अब ये बताइए, हर एक एलिमेंट का पूरा नाम लिखना कहां तक संदर्भ सहित रहेगा, बताइए भाई। हम इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ नहीं रहे हैं,
हिंदी लिटरेचर तो पढ़ नहीं रहेगी जहां पे हमने स्टेटमेंट में लिख दिया HYDROGEN हाइड्रोजन प्लस CARBONDIOX, मतलब अजीब सा लगेगा, राइट। तो क्या हुआ कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब अगर किसी भी जगह पे इसको लिखेंगे आप, इट मस्ट रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस, राइट। तो लोगों ने इसमें क्या किया कि सबसे पहला प्रयास जो किया सिंबलाइज करने का, संकेत देने का, तो वो संकेतांक किसने दिया? डाल्टन ने दिया। डाल्टन ने सबसे पहले ये प्रयास किया और उन्होंने कुछ गोलों के माध्यम से, जैसे ये आपका ये हाइड्रोजन में एक डॉट रख दिया, उसके बाद ये बना करके C रख दिया, इसको कार्बन बोल दिया, है ना। उसके बाद कहीं पे जो है इन्होंने I बना के आयोडीन कर दिया, कहीं पे इन्होंने इस प्रकार से 2-3-4 प्रकार से इस तरह से ऐसे करके बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इन्होंने एटम्स को संकेतित किया, मीन सिंबलाइज किया, सिंबल दिया। लेकिन माय डियर, हमारा जो दिमाग होता है वो पैटर्न समझता है, रैंडम चीजें नहीं समझता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पैटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी चीज में रिदम मिल जाए, पैटर्न मिल जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो बड़े आसानी से हम जो है चीजों को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर पैटर्न नहीं है, इसमें क्या पैटर्न है भाई? गोले के अंदर गोली, गोले के अंदर गोली, गोले के अंदर C, गोले के अंदर I, गोले के अंदर A, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। तो इसके लिए भी बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट जो आपके आगे के आने वाले जो केमिस्ट थे, उन्होंने इसका एक दूसरा सिस्टम बनाया। और वो दूसरा सिस्टम क्या था कि जैसे हाइड्रोजन को नाम देना है तो इसके नाम का पहला अक्षर कैपिटल में ले लो। तो इन्होंने पहला अक्षर कैपिटल में H हो गया सिंबल इसका हाइड्रोजन का। अभी हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का O पहला सिंबल ले लिया, O ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो N हो गया, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बात की है तो उसका कैपिटल N ले लिया। समस्या यहां पे आती है बेटा कि अब देखो, जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट है क्या पीरियोडिक टेबल में जिसका नाम O से शुरू होता है? बताइए। एक है ऑस्मियम, अब उसका OS दे दिया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, OS क्यों दिया? उन्होंने बोला कि ऐसा है कि सिंबल के बाद दूसरा जो भी कॉन्सोनेंट आएगा उसको हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे। जैसे कि हम मान सकते हैं कि आपका जैसे कौन सा मैं ले लूं, सल्फर ले लेते हैं। सल्फर का स्पेलिंग क्या है? SULPHUR। तो सल्फर का सिंबल क्या है? सल्फर का S ले लेते हैं, इसका सिंबल S हो गया, ठीक है ना। अब सल्फर S से कई सारे एलिमेंट है भाई, सिल्वर है, ठीक है, सिलिकॉन है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? S, सिलिकॉन का सिंबल ले लिया SI और सिल्वर का सिंबल ले लिया AG। अब आप कहोगे सर ये AG और इसमें तो कोई मैचिंग ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो माय डियर, ऐसा है, सिंबल्स को बनाने के लिए लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और ग्रीक वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रही है बात? तो लैटिन वर्ड में और ग्रीक वर्ड में भी नाम दिया गया। तो सिल्वर को AG क्यों दिया गया? क्योंकि इसका लैटिन नेम और ग्रीक नेम AG से स्टार्ट होता है। आई गया बात समझ में? अब जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम Na सिंबल दिया गया है। सोडियम का स्पेलिंग क्या होता है? SODIUM। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और नाम है सोडियम का SODIUM। तो यहां पे भैया SD ले लेते, क्यों Na लिया? तो Na लेने के पीछे एक रीजन ये है कि ग्रीक नेम इसका होता है नेट्रियम। नेट्रियम इसका ग्रीक नेम है, तो यहां से इसको उठा करके Na ले लिया, ठीक है। आगे बात समझ में? तो सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी है और मैं आपको आपके कोर्स के हिसाब से ऐसे एलिमेंट्स बता रहा हूं जिनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, वो याद कर लीजिए, प्लस उसके एटॉमिक नंबर्स बता रहा हूं वो याद कर लीजिए। आज का लेसन यहीं तक रहेगा। तो मैं आपको जितना यहां बताने जा रहा हूं उसको कृपया आप बहुत ही कंठस्थ होकर के दिमाग में रख करके अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। आप समझ लीजिए, पीरियोडिक टेबल में, छोड़िए पीरियोडिक टेबल को, 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स, कितने? 1 से लेके 20। मतलब अब अच्छा, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद
मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद फास्फोरस हो गया, पोटेशियम ले ही लिया हम लोगों ने, सल्फर ले ही लिया है, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद हम ले लेंगे क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, हालांकि ये ब्रोमीन पूछा नहीं जाएगा ज्यादा आपसे, लेकिन फिर भी Br जानते हैं, आयोडीन का हमने ले लिया I, F का फ्लोरीन, ठीक है ना। अब समझिए हाइड्रोजन का सिंबल H है बेटा, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, ये हीलियम का सिंबल हो गया, ठीक है, ये लिथियम का सिंबल हो गया, ये सोडियम का हो गया, ये पोटेशियम का हो गया, और ये कैल्शियम का सिंबल हो गया, ये हमारा सल्फर हो गया, ये हमारा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, ये हमारा फास्फोरस हो गया, ये हमारा क्या हो गया N, नाइट्रोजन हो गया, ये हमारा क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये फ्लोरीन है, FLOURINE, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट तो ये हुए। इसके अलावा आपको और भी याद करना है, जैसे हमने बताया आपको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल होता है बेटा O, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O होगा, वेरी गुड। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है ना। और हम क्या ले सकते हैं, सिलिकॉन ले लीजिए, सिलिकॉन का सिंबल जो होता है, सिलिकॉन का सिंबल होगा आपका SI आपने सिंबल ले लिया सिलिकॉन का, ठीक है ना। तो अभी इनके आप देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 20 है, सल्फर का 16 है, मैग्नीशियम का 12 है, फास्फोरस का 15 है, नाइट्रोजन का 7 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है, लेकिन ये आपका आउट ऑफ सिलेबस मान के चलो कि आउट ऑफ कोर्स है, ये आएगा नहीं क्वेश्चन इसमें से। और इसी प्रकार आयोडीन का भी इससे अधिक ही होगा, फ्लोरीन का 9 है, इसको भी आप छोड़िए, 53 या 55 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, और सिलिकॉन का 14 है। ये इनके एटॉमिक नंबर से। अब एटॉमिक नंबर से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जो सीखा है उसको आप प्लीज एक बार दोहराइएगा, रिवाइज कीजिएगा, और टर्म 1 आपके करीब आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। और चैप्टर 3 आपका टर्म 2 का सिलेबस है, तो आप चैप्टर 1 वो सॉरी एक ही चैप्टर आ रहा है टर्म 1 में, तो मैं आई थिंक आपका प्रिपेयर होगा वो, और इसको हम आगे चलते रहेंगे सीरीज। तो ये पहला सीरीज हुआ हमारा इस चैप्टर का, और नेक्स्ट हम उसके आगे पढ़ेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.